बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो देखते हैं कि आज का पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। 6 शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया रेडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1600 ईयर्स। व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स, यानी अगर उसकी हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है तो 4800 ईयर्स के बाद कितनी अमाउंट रेडियम की बच जाएगी। पार्ट बी में आपसे कहा गया हाउ मेनी हाफ लाइफ डज इट हैव इन 9600 ईयर्स, यानी अगर टोटल टाइम 9600 ईयर्स गुजरे तो रेडियम की कितनी हाफ लाइफ्स गुजर चुकी होंगी। पहले हम पार्ट ए को सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट ए में जो आपको हाफ लाइफ दी गई है रेडियम की वो है 1600 ईयर्स। तो हम वन बाय वन देखते हैं कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी देन सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो रेडियम का कितना अमाउंट डिके हो जाएगा। फ्रैक्शन जो उसका डिके होता है आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, आप जानते हैं कि हाफ लाइफ का मतलब होता है वो टाइम जिसमें किसी भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की हाफ अमाउंट डिके हो जाए और हाफ अमाउंट बच जाए। सो जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरेगी तो रेडियम का वो फ्रैक्शन जो डिके होगा वो है 1/2, यानी हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियम विल डिके। अब जब सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी तो ये जो हाफ अमाउंट उसकी है इसका फर्दर हाफ क्या हो जाएगा, डिके हो जाएगा। सो आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ वो फ्रैक्शन जो डिके होगा वो है हाफ ऑफ दिस अमाउंट विच इज 1/4। अब जरा आप देखें कि फर्स्ट हाफ लाइफ और सेकेंड हाफ लाइफ में टाइम कितना गुजर रहा है। फर्स्ट हाफ लाइफ तो ऑब्वियसली 1600 ईयर्स है। सेकेंड हाफ लाइफ का मतलब है कि आप इसको डबल कर दें। जब आप इस नंबर को डबल करेंगे तो आपके पास आएगा 3200 ईयर्स, यानी सेकेंड हाफ लाइफ विच मीन्स 3200 ईयर्स। इस टाइम के बाद रेडियम का 1/4 फ्रैक्शन डिके हो चुका होगा। अब देखते हैं कि थर्ड फ्रैक्शन यानी जो थर्ड हाफ लाइफ है उसमें जो फ्रैक्शन डिके होगा वो कितना होगा। वो फ्रैक्शन जो थर्ड हाफ लाइफ के बाद डिके होगा वो इस सेकेंड हाफ लाइफ वाले फ्रैक्शन का फिर फर्दर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। सो 1/2 ऑफ 1/4 इट विल बी 1/8। अब अगर आप टाइम देखें तो जो थर्ड हाफ लाइफ है वो ऑब्वियसली 3200 ईयर्स में आप अगेन हाफ लाइफ का टाइम ऐड करेंगे तो इट विल बी 4800 ईयर्स। और आपसे उसने पार्ट ए में यही पूछा कि 4800 ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन बच जाएगा। हमने ये जो फ्रैक्शन 3 लिखे हैं ये वो फ्रैक्शन हैं जो डिके हो जाएंगे यानी डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। सो 4800 ईयर्स के बाद जो फ्रैक्शन डिके होगा वो है 1/8। अब अगर आप इन तीनों फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा वो टोटल अमाउंट जो डिके हो चुका होगा। फर्स्ट जो फ्रैक्शन था वो था 1/2, सेकंड था 1/4 और थर्ड है 1/8। ये 3 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद डिके हुए। सो जो टोटल फ्रैक्शन डिके होगा आफ्टर 3 हाफ लाइफ वो इन तीनों फ्रैक्शंस का सम होगा। दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7/8। इसका मतलब रेडियम का 7/8 फ्रैक्शन डिके हो चुका होगा। अगर आपने इसको परसेंटेज में देखना है कि कितना परसेंट डिके हो चुका होगा तो उसके लिए आप 7/8 को सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो इट विल बी 87.5%, विच मीन्स कि रेडियम का 87.5% जो अमाउंट है वो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिके हो जाएगा। आपने फाइंड करना है व्हाट फ्रैक्शन रिमेन्स आफ्टर 4800 ईयर्स। अगर ये वो फ्रैक्शन है जो डिके हुआ तो वो फ्रैक्शन जो बच गया होगा वो कितना होगा। ऑब्वियसली क्योंकि आपने परसेंटेज में आंसर निकला है तो हम जो टोटल अमाउंट होगी रेडियम की उसे कंसिडर करेंगे कि वो 100% थी और 100% में से 87.5% डिके हो गया तो बच कितना जाएगा, दैट इज 12.5%। सो 3 हाफ लाइफ्स गुजरने के बाद 87.5% टोटल डिके हो जाएगा और जो फ्रैक्शन रिमेनिंग होगा दैट विल बी 12.5%। ये था पार्ट ए।
जबकि पार्ट बी में उसने आपसे ये पूछा है कि अगर टोटल टाइम 9600 ईयर्स का गुजरा है तो फिर आप ये बताओ कि रेडियम की अगर ये हाफ लाइफ है तो फिर कितनी हाफ लाइफ्स गुजरी होंगी 9600 ईयर्स के अंदर। इसका एक सिंपल सा फार्मूला होता है और वो ये फार्मूला है, दैट इज टोटल टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। यानी आपको जितना भी टाइम दे दिया जाए, अगर आप उसे हाफ लाइफ के टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो जो n की वैल्यू आती है वो इंडिकेट करती है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स को। अभी आपको जो टोटल टाइम दिया गया है दैट इज 9600 ईयर्स और जो रेडियम की हाफ लाइफ आपको दी गई है दैट इज 1600 ईयर्स। तो सिंपली आप इन दोनों टाइम को डिवाइड करेंगे, दैट इज 9600 डिवाइडेड बाय 1600, तो इट विल बी 6। सो n की जो वैल्यू है दैट इज 6। इसका मतलब है रेडियम की जब 6 हाफ लाइफ्स गुजरेंगी तो ऑब्वियसली टाइम पीरियड कितना गुजरा होगा 9600 ईयर्स, यानी 9600 ईयर्स में रेडियम की 6 हाफ लाइफ्स क्रॉस कर चुकी होंगी। ये था आपका 6th शॉर्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन रेडियम से ही रिलेटेड है। इसमें आपसे कहा गया रेडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ अबाउट 1600 ईयर्स। इफ द यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड 5 बिलियन और मोर ईयर्स अगो, व्हाई इज देयर एनी रेडियम लेफ्ट नाउ? वो ये कह रहा है कि अगर रेडियम की हाफ लाइफ 1600 ईयर्स है और अर्थ को बने हुए अब तक 5 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं, स्टिल अगर हम अर्थ में सर्च करें तो अर्थ के अंदर, सॉइल के अंदर हमें रेडियम नेचुरली मिलता है। वो ये कह रहा है कि क्यों मिलता है जबकि 5 बिलियन ईयर्स के बाद तो इसे खत्म हो जाना चाहिए था। सो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर ये है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कंप्लीट डिके के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो होता है इन्फिनिट टाइम। या आपने जब लेक्चर्स पढ़े थे हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव एलिमेंट के तो वहां पर भी आपको बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट को अगर कंप्लीटली खत्म होना है तो उसके लिए टाइम कितना चाहिए, इन्फिनिट टाइम चाहिए। जबकि अर्थ को बने हुए कितना टाइम हुआ है, दैट टाइम इज 5 बिलियन ईयर्स। ये कोई इन्फिनिट टाइम नहीं है। अगर ये इन्फिनिट टाइम नहीं है तो ऑब्वियसली फिर रेडियम भी कंप्लीट डिके नहीं होगा। रेडियम की कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिलती रहेगी अनटिल अनलेस हम इन्फिनिट टाइम तक नहीं पहुंच जाते। सो आप कहेंगे कि कंप्लीट डिके ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट रिक्वायर एन इन्फिनिट टाइम, बट द एज ऑफ अर्थ इज 5 बिलियन ईयर्स which is not an infinite time. Therefore, radium exists on Earth. अगर इसने खत्म होना है तो अर्थ की जो टाइम की वैल्यू है उसे फिर इन्फिनिट होना पड़ेगा, जो कि ऑब्वियसली अभी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन टू जनरेट स्टीम टू रन स्टीम टर्बाइन जनरेटर। हाउ डज द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट? जब आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट का टॉपिक पढ़ा था तो वहां आपने पढ़ा था कि फिशन रिएक्शन ऑफ यूरेनियम के थ्रू आप कोर के अंदर हीट एनर्जी जनरेट करते हैं और एक यूरेनियम एटम अगर डिके होता है तो ऑलमोस्ट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती थी। फिर आपको ये भी बताया गया था कि कोर के अंदर जो कूलेंट होता है वो हैवी वाटर होता है। अब जब ये इतनी हीट जनरेट होती है तो हैवी वाटर इस हीट को कंडक्ट करते हुए हीट एक्सचेंजर के अंदर लेकर जाता था। हीट एक्सचेंजर के अंदर नॉर्मल वाटर था। जब ये कूलेंट यानी हैवी वाटर पाइप्स में मूव करता है और जो नॉर्मल वाटर है उस तक हीट कंडक्ट होती है तो नॉर्मल वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। जब नॉर्मल वाटर इन हीट एक्सचेंजर बॉयल होता है तो जनरेट होती है स्टीम और ये एक ह्यूज स्टीम होती है। इस स्टीम का एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर होता है। आप उस प्रेशर को फिर टरबाइन तक ट्रांसमिट करते हैं। जब वो प्रेशर टरबाइन को हिट करता है तो ऑब्वियसली फिर टरबाइन मूव करना स्टार्ट कर देती है। सो बेसिकली इसमें कोर से हीट एक्सचेंजर एंड देन हीट एक्सचेंजर से फर्दर टरबाइन की तरफ आप हीट को मूव करवाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में उसने आपसे यही पूछा कि किसी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में जब न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है
स्टीम प्रोड्यूस होती है और स्टीम टरबाइन मूव करती है, तो आप बताएं कि ये हाउ डज द न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो इसमें मैंने आपको बताया किसका फिशन होगा, यूरेनियम 235 का। उसके फिशन से क्या जनरेट होगी, हीट एनर्जी जनरेट होगी। कूलेंट विच इज हैवी वाटर, वो इस हीट एनर्जी को कंडक्ट करेगा टुवर्ड्स द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में होगा नॉर्मल वाटर, वो बॉयल करेगा और स्टीम को जनरेट करेगा। इस स्टीम के प्रेशर से फिर टरबाइन मूव करेगी। सो इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिशन ऑफ यूरेनियम 235 विद स्लो न्यूट्रॉन रिलीजेस अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी एक यूरेनियम अगर डिके होता है या एक यूरेनियम का अगर फिशन होता है तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और अगर आप उसके कोर के अंदर जो फ्यूल यूज कर रहे हैं वो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम है, तो 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम के अंदर एक नहीं बल्कि 10 टू पावर 19 एटम्स होते हैं यूरेनियम 235 के। अब यूरेनियम 235 का एक एटम 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज करता है, तो 10 टू पावर 19 एटम्स ऑब्वियसली एक ह्यूज एनर्जी की अमाउंट को जनरेट करेंगे। और वो एनर्जी कितनी होगी, सिंपली आप 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 10 टू पावर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 200 10 टू पावर 19 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। और ये एक ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। और ये रिलीज्ड एनर्जी कोर से कूलेंट विच इज हैवी वाटर उसके थ्रू कैरी की जाती है टुवर्ड्स द हीट एक्सचेंजर। और हीट एक्सचेंजर में मौजूद नॉर्मल वाटर बॉयल होकर क्या जनरेट करता है, स्टीम। और इस स्टीम के प्रेशर से फर्दर टरबाइन को मूव किया जाता है। ये वो सारा प्रोसेस है जो आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग वाले टॉपिक में बड़ी डिटेल में पढ़ा था और ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड था। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 फ्यूजन रिएक्शन से रिलेटेड है। इसमें आपसे ये पूछा गया व्हाट फैक्टर मेक अ फ्यूजन रिएक्शन डिफिकल्ट टू अचीव, यानी फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना मुश्किल क्यों होता है। इसकी फर्स्ट बेसिक रीजन ये है कि जब दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज किए जाते हैं तो उन दोनों न्यूक्लियाई पर होता है पॉजिटिव चार्ज। सो अगर एक न्यूक्लियाई भी पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव, तो इन दोनों को मर्ज करना मुश्किल होता है। आप सोचेंगे ये क्या मुश्किल बात है, एक पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, दोनों पर आप सिंपली फोर्स लगाएं और मर्ज कर दें। नहीं, ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि दो लाइटर न्यूक्लियाई के बीच में एग्जिस्ट करती है स्ट्रॉन्ग कूलम रिपल्सिव फोर्स। और इन न्यूक्लियाई के बीच में इस रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए ह्यूज टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि इस ह्यूज टेम्परेचर पर ये लाइटर न्यूक्लियाई इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लें कि ये उस काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करते हुए आपस में मर्ज हो जाएं, फ्यूजन रिएक्शन हो और हीट एनर्जी रिलीज हो। अब वो ह्यूज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है, वो ह्यूज टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है 10 टू पावर 8 केल्विन। ये एक ह्यूज टेम्परेचर है। जब इस टेम्परेचर पर एटम्स आते हैं तो वो एटम्स आयोनाइज हो जाते हैं और प्लाज्मा की स्टेट की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ से जो हमें पहली बात पता चली वो ये है कि फ्यूजन रिएक्शन को अचीव करना डिफिकल्ट इसलिए है कि इसके लिए हमें एक ह्यूज टेम्परेचर चाहिए और हमारे नॉर्मल लैब के अंदर इस ह्यूज टेम्परेचर को अचीव करना मुश्किल होता है। सो जब आपने आंसर करना है तो पहले आप फ्यूजन रिएक्शन को डिफाइन कर दें। इन फ्यूजन रिएक्शन टू लाइटर न्यूक्लियाई आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। फिर आप डिफिकल्टीज लिखें। यहाँ मैंने 3 डिफिकल्टीज को मेंशन किया है। पहली क्या है, पहली ये है इट इज डिफिकल्ट टू ओवरकम कूलम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियाई बिकॉज फॉर दिस वी नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर ऑफ 10 टू पावर 8 केल्विन। ये वही बात है जो मैंने अभी आपको समझाई। अब जो सेकेंड पॉइंट है उसमें मैंने आपको ये बताया है कि जब इस ह्यूज टेम्परेचर पर एटम्स आते हैं तो वो नॉर्मल एटम्स की स्टेट में नहीं रहते बल्कि वो आयोनाइज्ड हो जाते हैं और इस आयोनाइज्ड स्टेट को बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। और जब ये इस प्लाज्मा स्टेट में पहुंचते हैं
तो इनके लिए जो कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है वो नॉर्मल मेटल की रिक्वायरमेंट नहीं पूरी कर सकती, क्योंकि इतने ह्यूज टेम्परेचर पर जब प्लाज्मा को रखा जाता है तो जो नॉर्मल मेटल होती है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो इस प्लाज्मा को रखने के लिए हमें जो कंटेनर्स बनाने पड़ते हैं वो स्पेशल एक्सपेंसिव कंटेनर होते हैं। सो सेकेंड पॉइंट ये है, एट सच हाई टेम्परेचर 10⁸ केल्विन एटम्स एग्जिस्ट इन आयोनाइज्ड स्टेट, और वो क्या कहलाती है? प्लाज्मा। टू कीप दिस प्लाज्मा वी नीड स्पेशल कंटेनर्स। फिर थर्ड पॉइंट जिसमें मैंने ये लिखा कि जब भी कोई लाइटर न्यूक्लियाई, जिसमें मोस्टली आप हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को डिस्कस करते हैं और उससे बोला जाता है प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल या पीपी साइकिल, जब कोई भी फ्यूजन रिएक्शन जनरेट हो रहा होता है तो उसमें जो साइक्लिक प्रोसेस है उस साइक्लिक प्रोसेस की एक लॉन्ग टाइम पीरियड रिक्वायरमेंट होती है। सो पीपी साइकिल रिक्वायर्स अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, जबकि फिशन का प्रोसेस टाइम टेकिंग नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्टर में आप फौरन ही एनर्जी को अचीव कर लेते हैं। सो ये वो डिफिकल्टीज थी जो आपको फ्यूजन रिएक्शन को जनरेट करने में फेस करनी पड़ती हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डिस्कस सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन। कुछ तो अभी हमने डिस्कस कर लिए कि फिशन प्रोसेस वो होता है जिसमें एक हेवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट हो जाता है लाइटर न्यूक्लियाई में विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। फ्यूजन रिएक्शन में लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। अब इसमें पहले हम सिमिलैरिटीज डिस्कस करते हैं कि ये जो फिशन और फ्यूजन का प्रोसेस हुआ इसमें सिमिलर चीज क्या है। बोथ आर न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑब्वियसली चाहे फिशन था या फ्यूजन था, दोनों रिएक्शंस में न्यूक्लियस इन्वॉल्व था। बोथ रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक। चाहे फिशन हो रहा हो चाहे फ्यूजन हो रहा हो, दोनों ही कोई भी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जनरेट नहीं करते। फिर है बोथ प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर एट लो कॉस्ट। ऑब्वियसली दोनों से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है वो लोअर कॉस्ट की होती है और इसकी मेंटेनेंस आसान होती है। फिर देखते हैं डिफरेंसेस क्या हैं। अभी मैंने बताया कि फिशन रिएक्शन में हेवियर न्यूक्लियाई लाइटर में स्प्लिट होता है। फ्यूजन रिएक्शन जो कि एक डिफिकल्ट रिएक्शन है उसमें लाइटर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर हेवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। सो पहला डिफरेंस तो आपने यही लिखना है, इन फिशन हेवी न्यूक्लियाई स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, जबकि इन फ्यूजन लाइटर न्यूक्लियाई मर्ज टुगेदर टू फॉर्म अ हेवी न्यूक्लियाई। जबकि जो फिशन रिएक्शन है उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपको याद होगा आपने जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ा था तो वहां आपने कंट्रोल रॉड्स पढ़े थे। सो फिशन रिएक्शन से रिसीव होने वाली एनर्जी की अमाउंट, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है या आपकी रिक्वायरमेंट कम है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप फिशन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फ्यूजन रिएक्शन से जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही होती है उससे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। सो फ्यूजन रिएक्शन एक अनकंट्रोल्ड रिएक्शन है जबकि फिशन रिएक्शन एक कंट्रोल्ड रिएक्शन है। और फिशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ऑब्वियसली वो फ्यूजन रिएक्शन के कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन में जब आप लाइटर न्यूक्लियाई को मर्ज करते हैं, कूलम रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करते हैं, तो इस प्रोसेस में आपको एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वर्क परफॉर्म करना पड़ता है और वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग वर्क अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, जिसकी वजह से फ्यूजन रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी फिशन रिएक्शन के कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे आज के 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मजीद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।